इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड फंडामेंटल राइट की, दूसरे मौलिक अधिकार की हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम, हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में आपको जैसा कि पता होगा मित्रों, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। आर्टिकल 19 टू एक्सप्रेस 6 टाइप लिबर्टी, 6 प्रकार की आज़ादी के बारे में बात करता है भारत के संविधान का आर्टिकल 19। कौन कौन सी आज़ादी दी गई है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 19 का ए, आर्टिकल 19 का ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको कहा जाता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप लोगों को मित्रों जानकारी होगी कि अनुच्छेद 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत कौन कौन सी आज़ादी की बात करी गई। तो पहली आज़ादी आप लोगों को पता होगा, मीडिया यानी कि प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस, मीडिया बहुत सारे टाइप की होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आप लोगों को जानकारी होगा कि सूचना का अधिकार जो दिया गया है वो आर्टिकल 19 ए के तहत ही हमें सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा धरना प्रदर्शन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 ए के तहत ही आता है कि आप कहीं पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा चुप रहने का अधिकार, इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपने देखा होगा आंखों देखा हाल, सुनाने का अधिकार। जो आंखों देखा, आपने देखा होगा आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल सुनाने का अधिकार। आपने देखा होगा कि जो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो आप किसी भी इंसिडेंट को लाइव टेलीकास्ट कर सकते हो, ये आपको आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 19 फर्स्ट में ही इस प्रकार की आज़ादी का वर्णन किया गया है। इसके बाद आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनियां अपना विज्ञापन करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का अधिकार भी उनको आर्टिकल 19 ए में ही दिया गया है। आर्टिकल 19 ए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, प्रेस मीडिया
आप बोल सकते हैं, भाषण देने की आपको आज़ादी है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उम्मीद करते हैं हमारे मित्रों को, हमारे प्यारे बच्चों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 19B की। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, जो प्रचार करती हैं, वो भी आर्टिकल 19A के अंतर्गत आता है। कोई चैनल आपने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट दिखाता है, उसका भी आधार क्या है? आर्टिकल 19A। चुप रहने का अधिकार, आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। आपने देखा होगा झंडा फहराने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार, आप लोगों ने देखा होगा सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रेस मीडिया को आज़ादी भी दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 19B की। तो भारत के संविधान के 19B में क्या है भाई? भारत का संविधान का 19B, भारत के संविधान का 19B क्या कहता है? 19B कहता है कि आप अगर चाहें तो सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, है ना? सभा या सम्मेलन आयोजन का अधिकार, सभा या सम्मेलन आयोजन का अधिकार, राइट टू मीटिंग एंड असेंबली, राइट टू मीटिंग एंड असेंबली, है ना? राइट टू हेल्ड मीटिंग एंड असेंबली, है ना? राइट टू हेल्ड मीटिंग एंड असेंबली, आप किसी भी प्रकार की सभा और सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग सभा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो गैदरिंग की जाती है नवरात्रि के समय, आप लोग बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो आपने देखा होगा नवरात्रि का जो त्यौहार होता है उसमें आप बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। ये सारा आपको आर्टिकल 19B में दिया गया है कि आप बहुत सारे लोगों के समूह को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये जो भीड़ है, ये जो सभा या सम्मेलन है, वो हथियारों के रहित होगी, उसमें किसी भी प्रकार का असलहा वगैरह लेकर के नहीं जा सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा। मुस्लिम लोग अपने त्योहारों में जो जुलूस निकालते हैं, उसका भी आधार भारत के संविधान का आर्टिकल 19B ही है। इसके अलावा और आपने देखा होगा अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से जो सभाओं का आयोजन कर सकते हैं, तो उनको ये सब आज़ादी दी गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 19C की। तो भारत के संविधान का 19C क्या कह रहा है? भारत के संविधान का 19 से कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, टू फॉर्म फ्रीडम ऑफ यूनियन। आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे संघ बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा व्यापारिक संघ बनता है ना? व्यापारियों की रक्षा करने के लिए, व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई संघ बना दिया जाता है, वो है ना? इसका आधार आर्टिकल 19 ही होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनती, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं उसका आधार भी भारत के संविधान का आर्टिकल 19C ही है ना? इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे महिलाओं के संगठन बनते हैं, नीली गैंग, गुलाबी गैंग, इस तरीके से बहुत सारी महिलाओं के संगठन हैं, है ना? आप लोगों ने नाम सुना होगा गुलाबी गैंग का। तो इस तरीके से महिलाएं अपनी रक्षा करने के लिए कोई वर्ग विशेष, आपने इसके अलावा देखा होगा बहुत सारे जो आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनका भी संघ होता है।
कि वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार के यूनियन को, किसी भी प्रकार के संघ को बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का संगठन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये आजादी दी गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 19C में। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 19D। भारत के संविधान का आर्टिकल 19D क्या कहता है भाई? भारत के संविधान का आर्टिकल 19D क्या कहता है? 19D भारत के संविधान का क्या कहता है? तो हम लोग बात करते हैं 19D की। तो भारत के संविधान का जो 19D है, 19D किसके बारे में बात करता है? तो हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान का जो 19D है वो, भारत के संविधान का 19D क्या कहता है? भारत में संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता है ना, राइट टू मूव, राइट टू मूव इन इंडिया। भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का रहने वाला कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक भारत के किसी भी स्थान पर घूम सकता है, मूव कर सकता है। ये आजादी दी गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 19D में। तो इस प्रकार की बात कही गई है आर्टिकल 19D में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 19E की। 19E में क्या दिया गया है? 19D में E में दिया गया है भारत में निवास की स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता, राइट टू रिसाइड इन इंडिया, राइट टू रिसाइड इन इंडिया। भारत में किसी भी स्थान पर आप रह सकते हो। इससे पहले मित्रों आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर इसका एक्सेप्शन हुआ करता था, अपवाद हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं रहा है। आप भारत के किसी भी इलाके में, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह सकते हैं। ये आज़ादी आपको दी गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 19E के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 19F की। तो भारत के संविधान का 19F क्या कहता है? 19F कहता है टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यापार चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार चलाने की स्वतंत्रता, है ना। टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी व्यापार, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, राइट टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। आप भारत में कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एक बात मित्रों याद रहे कि जो व्यापार होगा वो विधि के अधीन होगा, विधि के तहत होगा। कोई भी आप अनैतिक व्यवहार या कोई भी आप अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात भी भारत के संविधान के आर्टिकल 19F में कही गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है, आप इसमें नोट भी कर लीजिए। एक बात आप लोगों को नोट करना है मित्रों, और नोट क्या करना है? नोट ये करना है कि राष्ट्रहित
कौमा लोकहित, कौमा सदाचार, मानव हित, अनुसूचित जनजाति के हित में, अनुसूचित जनजाति के हित में भारत के संविधान के आर्टिकल 19, भारत के संविधान के आर्टिकल 19A से लगा करके 19F तक जो दी गई आजादी है आपकी, उस आजादी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 भारत के संविधान का आर्टिकल 20, भारत के संविधान का आर्टिकल 20, भारत के संविधान का आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, 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 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से मतलब है कि अपराध करने के बाद अपराधी को भी और जिसके साथ अपराध किया गया है उसको भी, दोनों को प्रोटेक्शन देने की बात, दोनों को संरक्षण देने की बात कही गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 20 में। भारत के संविधान का आर्टिकल 20 क्या कहता है? भारत के संविधान के आर्टिकल के 3 भाग हैं। आर्टिकल 20 का फर्स्ट, आर्टिकल 20 का सेकंड और आर्टिकल 20 का थर्ड। आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्या कहता है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। मित्रों, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का क्या मतलब है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है और अपराध करने के बाद अगर कोई विधि बनाई जाती है भारत के संविधान के द्वारा या भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो विधि उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो विधि बाद में बनाई गई है और उस व्यक्ति ने अपराध पहले किया है। इसका मतलब है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण दिया गया है। दूसरी बात, भारत के संविधान के आर्टिकल 20 के सेकंड में क्या कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान भी किया गया है। कहां पर? दोहरे दंड से मुक्ति दिलाई गई है, दोहरे दंड से संरक्षण हम कह सकते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20 का थर्ड क्या कहता है? आर्टिकल 20 का थर्ड कहता है कि किसी भी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 20 के 3 में। तो आर्टिकल 20 को अगर हम तोड़ना चाहें तो आर्टिकल 20 भारत का संविधान का आर्टिकल 20 3 भागों में टूटता है। आर्टिकल 20 का फर्स्ट कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, आर्टिकल 20 का सेकंड दोहरे दंड से संरक्षण, आर्टिकल 20 का थर्ड नमूना हस्ताक्षर करने के विरुद्ध संरक्षण। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं मित्रों भारत के संविधान के आर्टिकल 21 की। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 21, भारत के संविधान का आर्टिकल 21, भारत के संविधान का आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 21 में क्या दिया गया लिख लो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राणों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि फिजिकल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल रूप से भी उस व्यक्ति को आजादी दी गई है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, जीवन जीने का अधिकार, फिजिकली रूप से भी वो व्यक्ति जीवन जी सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसको अगर हम बांटना चाहें तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि अगर वो उस व्यक्ति को नहीं दिया जाए तो वो व्यक्ति एक तरीके से उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो दैहिक रूप से उसको जो आजादी मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार आपने देखा होगा। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, ऐसी बात कही गई है भारत के संविधान में, है ना। तो एकांतता का अधिकार दिया गया। इसके अलावा आपने देखा होगा विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सूचना, इसके अलावा आपने देखा होगा शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार। देखो भाई, शिक्षा पाने का अधिकार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा से आपने वंचित कर दिया तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने उस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अपराध किया है ना। तो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, इसलिए शिक्षा का अधिकार कहीं हम कह सकते हैं कि विदेश यात्रा के अधिकार से और इन सब से, राइट टू प्राइवेसी से कहीं ज्यादा बढ़ करके। तो ये सारी बातें भारत के संविधान के आर्टिकल। इसके अलावा आपने देखा होगा स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, इसके अलावा आपने देखा होगा कि सुविधायुक्त जीवन जीने का अधिकार। तो ये सारे आर्टिकल 21 में ही आते हैं। ये सारी बातें भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में ही आती हैं कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से उसको आजादी मिलनी चाहिए, ये सारी बातें भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में दी गई हैं। शिक्षा पाने का अधिकार आप लोगों को पता होगा, भारत के संविधान के आर्टिकल 21A में
राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21A में जोड़ा गया और भारत के संविधान में इसको 86 में संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट बनाया गया। 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 86 में संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में किया गया। अब आपने देखा होगा कि एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत जैसे आती हैं। आपने देखा होगा कि इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल, भारत के संविधान की आर्टिकल 22 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 22 क्या कहता है, देखो भाई। भारत के संविधान का आर्टिकल 22, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, है ना। गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण दिया गया है भारत के संविधान के। तो इसको हम कह सकते हैं राइट अगेंस्ट द अरेस्ट, है ना, भारत के संविधान का आर्टिकल 22। तो आपने देखा होगा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 22 को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है सामान्य दंडिक विधि, सामान्य दंडिक विधि के अधीन। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी कि निवारक निरोध अधिनियम। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, डिटेंशन, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 22 का फर्स्ट से लेकर के और 3rd तक इसमें लिखा हुआ है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 22(4) से लेकर के और इसमें लिखा है 7 तक, है ना। तो देखो भाई, आर्टिकल 22 में प्यूनेटिव सामान्य दंडिक विधि के अधीन 3 प्रकार की आजादी दी गई है। कि पहली आजादी क्या दी गई है भाई? बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं। कोई भी पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ऐसा कहता है भारत के संविधान का आर्टिकल 22 का फर्स्ट। इसके बाद दूसरी बात की गई है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा। कोई अभियुक्त जिसने अपराध किया है उसको 24 घंटे के अंदर
वो जो दंडाधिकारी होगा, जो दंड देने वाला अधिकारी होगा, उसके सामने पेश करना होगा। ऐसी भी बात कही गई है। तीसरी बात कही गई है कि उसे मनपसंद वकील करने की आजादी है। उसे मनपसंद वकील करने की आजादी दी गई है कि वो चाहे तो अपने मन का कोई भी वकील कर सकता है, ऐसी उसको आजादी दी गई है। भारत के संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत सामान्य दंडिक विधि के अधीन, प्यूनेटिव के अधीन 3 प्रकार की आजादी का वर्णन किया गया है। वहीं पर 22 का 4 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं पे आपने देखा होगा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी बात कही गई। दूसरी बात कि उस व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं, और एक बात और लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वकील नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वकील नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों ने जैसा कि हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अंग्रेजों के टाइम में एक रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में कहा गया था ना अपील, ना दलील और ना वकील। तो वर्तमान समय में रॉलेट एक्ट है क्या? बिल्कुल, वर्तमान समय में रॉलेट एक्ट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक तरीके का रॉलेट एक्ट है। ना अपील, ना दलील और ना वकील। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है, किसी व्यक्ति को हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो उसका आधार यही है। उसका आधार है निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या कहता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 महीने तक उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है, और उसे अपने मनपसंद का वकील करने की कोई आजादी नहीं दी गई है। ऐसा प्रावधान किया गया है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान के तीसरे मौलिक अधिकार की, और तीसरे मौलिक अधिकार की बात हम तीसरे मौलिक अधिकार की बात करते हैं। राइट अगेंस्ट द अरेस्ट, हम लोगों ने इसकी बात की है। इसके बाद हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे कल। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा फंडामेंटल राइट का ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और भारत के सभी भी कंपटीशन के एग्जाम में ये बड़ा हेल्प करने वाला है आपका। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करें, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जो भी जीएस की चीज़ें डील करेंगे, उनमें अधिकतर चीज़ें आपके कंपटीशन के एग्जाम में काम आने वाली हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। आप लोग इंतजार करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।